माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि हम देर से आए। सबसे पहली बात ये एक और क्षमा करना चाहती हूँ आपसे। मुझे हिंदी में इस तरह की अकादमिक भाषण बोलने की आदत नहीं है, इसलिए अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो आप क्षमा कीजिएगा। जैसा अच्छा, और हम में वो भी खास भारतीय क्षमता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा समय भाषण दे सकते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत खास बात है भारतीयों के बारे में। हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, इसलिए जितना हमने तैयार किया उतना ही हम बोल देंगे। अच्छा, आपके सामने हमारे छोटे से इस प्रेजेंटेशन का शीर्षक है, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगे, आगे कुआं पीछे खाई और बीच में आदुवादक, यानी हम सब। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग अनुवाद करने में रुचि लेते हैं या अनुवादक है, अनुवाद करते हैं। सबटाइटल पोलिश साहित्य के हिंदी अनुवाद की चुनौतियाँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपके सामने कुछ नाम प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और कुछ है प्रॉब्लम दिख रहा है सब? अच्छा, हाँ, क्या ये नाम देखकर पढ़ के आपके मन में कुछ आइडियाज आ जाते हैं? ये कौन है? जी, चौथा जो नाम है ना, उनको मैं कवित्री के रूप में जानता हूँ। विस्वावा शिंबोर्स्का। हेनरिक शेनकेविच। मैं इसे पढ़ूंगी, जो हमारी भाषा का उच्चारण है वो थोड़ा अलग है, शायद आपको उच्चारण सुनने से कुछ अंदाजा आ जाए। हेनरिक शेनकेविच, व्लादिस्ław Reimont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk। अच्छा, ये है पांचों जिनकी अभी भी बात हुई। पोलिश नोबेल विजेता। हमारा छोटा सा देश है, 4 करोड़ों का, लेकिन हमने 5 बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किया। इन लोगों के कारण। और जैसे आपको शायद पता है, आपने बताया विस्वावा शिंबोर्स्का एक कवित्री है। यहाँ हिंदी में काफ़ी सारा अनुवाद हुआ पद्य का, कविताओं के संग्रह मिलते हैं, या पोलिश कविताओं के कुछ चुनिंदी कविताओं के कुछ अनुवाद आपके पत्र पत्रिकाओं में भी आते हैं। और यहाँ एक सूची है मैंने बनाई, और इसका अनुवाद हम जैसे लोगों ने किया, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े कवियों ने भी इस पर काम किया, जैसे कुंवर नारायण जी, मंगलेश दबराल जी जो अब नहीं रहे, अशोक वाजपेयी, गगन गिल वगैरह वगैरह। इसके वगैरह पोलैंड के कुछ लोग, या प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जो हमारे गुरुजी रहे, वे पोलैंड आए, DU यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। और उन्होंने हमें पहला हिंदी का पहला वाक्य सिखाया, दरवाज़ा वहाँ है। खैर, ये अशोक वाजपेयी की अनुवाद की कुछ किताबें आपके सामने है, शायद आप लोग जानते होंगे। ये Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz और विस्वावा शिंबोर्स्का की कुछ चुनिंदी कविताओं के संग्रह है, जो उन्होंने खुद किया या काफ़ी लोगों के साथ किया, अलग अलग, हर संग्रह की अलग अलग कहानी है वैसे। और ये है प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा की किताब। उन्होंने पोलैंड से वापस आते ही एक संग्रह निकाला पोलिश साहित्य का, जिसमें कविताएं ही हैं। अच्छा, नाटक में केवल एक नाटक का अनुवाद हुआ हिंदी में, वो है तदेउsz Różewicz का पोलिश शीर्षक है कार्टोटेका, सूची पात्र, जो 2003 में प्रकाशित हुआ। अगर हम गादिया की बात करें तो गादिया की रचनाएं बहुत कम हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे, ज़्यादातर जो रचनाएं कम है या ट्रांसलेशन कम है? नहीं, ट्रांसलेशन, मैं तो अनुवाद की बात कर रही हूँ। हाँ, तो ट्रांसलेशन कम है। इन उपन्यासों का अनुवाद अंग्रेजी से हुआ, अंग्रेजी के माध्यम से हुआ हिंदी में, और इन दोनों का अनुवाद पोलिश से हुआ डायरेक्टली। अगर ये हेनरिक शेनकेविच का उपन्यास है क्वो वादिस, जिसका
3 अनुवाद उपलब्ध है हिंदी में। हमारे पास एक ही है जो इलाहाबाद के किसी पुस्तकालय में मिला, बाकी किताबें हमें नहीं पता कहाँ है या कैसे है। पर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ इनके पृष्ठ की संख्या पर ध्यान देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये शायद अनुवाद नहीं रूपांतरण है, और शीर्षक भी अनुवादकों ने अलग अलग रखा। क्वो वादिस एक लातिन वाक्य है। क्वो वादिस का मतलब है तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाते हो। ये एक वाक्य है जो किसने सेंट पॉल या सेंट पीटर, मतलब ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसके पीछे बहुत लंबी और बहुत जटिल कहानी है। तो इसका अनुवाद एक बहुत मशहूर पोलिश उपन्यास है, और इसका अनुवाद ने किया रघुवीर सहाय जी ने, वो भी अंग्रेजी के माध्यम से। पर पढ़ते समय पता चलता है कि उसने किसी पोलिश आदमी से सलाह ली, क्योंकि जो पोलिश नामों का उच्चारण है इसमें देवनागरी में लिखा हुआ वो सही पोलिश उच्चारण होता है, जो अंग्रेज़ी में नहीं, अंग्रेज़ी के अनुवाद से नहीं आता है। क्योंकि अंग्रेज़ी जब लोग लिखते हैं वो हमारे सब अक्षर नहीं आते हैं अंग्रेज़ी में, हमारा थोड़ा अलग है अंग्रेज़ी से। ठीक है। 2014 यहाँ के दिल्ली बुक फेयर, इंटरनेशनल दिल्ली बुक फेयर में पोलैंड खास अतिथि के रूप में आई, और उस समय 3 किताबों का प्रकाशन हुआ। एक आपके सामने है शाहों का शाह, वो भी अंग्रेज़ी के माध्यम से इसका अनुवाद हुआ। रिचर्ड कापुस्चीस्की एक बहुत बड़े लेखक है, जाने माने नॉन फिक्शन के पत्रकार, और उनके काफ़ी लोकप्रिय है। जैसे सलमान रश्दी का एक पसंदीदा लेखकों में से एक है। ये जो आपके सामने है मारिया पूरी के अनुवाद में ओल्गा टोकारचुक की कहानियों का संग्रह कमरे और अन्य कहानियाँ, वही 2014 में प्रकाशित। और इसी साल में ये पहली किताब है, पहली गादिया की किताब है जो पोलिश से हिंदी में, जिसका पोलिश से हिंदी में अनुवाद हुआ डायरेक्टली। हाँ, तो एकदम ऐतिहासिक रचना आपके सामने। और दूसरी किताब इसी साल में आई, हम दोनों ने इस पर काम किया, वो है अंद्रे स्टाशुक का उपन्यास गलीसिया की कथाएं। अच्छा, अब मैं कुछ सैद्धांतिक बातें करना चाहूँगी। शायद आप लोग जानते होंगे मारिया तिमोचको, जो एक बहुत बड़ी विशेषज्ञ है अनुवाद की। इसके क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था तो इसलिए कोटेशंस अंग्रेज़ी में है, उनका थोड़ा सा अनुवाद मैंने किया हिंदी में ताकि हम सब इस पर चर्चा कर सकें। Translators cannot transpose everything in the source text to the receptor language and text because of anisomorphisms of language and asymmetries of culture. Because meaning in a text is both open and underdetermined. Because a text makes contradictory demands that cannot be simultaneously satisfied. For example, the demands of complex content and spare form. And because the information load associated with and implied by a source text is excessive and overdetermined, among other reasons. Translation is therefore a metonymic process, and translators make choices, setting priorities for their translation in decision-making processes that have ideological implication. अच्छा, इस काफ़ी कॉम्पैक्ट कोटेशन था, इसलिए मैं उसको थोड़ा अनपैक करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ। पहले तिमोचको अनिजोमॉर्फिज्म्स ऑफ लैंग्वेज की बात करती है। अनिजोमॉर्फिज्म ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब है डिफरेंट फॉर्म। अच्छा, और मुझे इस तरह की परिभाषा मिली जिससे शायद हमें आसानी होगी थोड़ा इस आइडिया को पकड़ना।
अनिजोमॉर्फिज्म भाषाई, सांस्कृतिक और पाठ्य क्षेत्र हैं जिनमें अनुवाद में व्यवस्थित अंतर होता है। इसलिए वह इस तथ्य की मुख्य व्याख्या है कि अनुवाद कभी भी मूल के समान नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुदित पाठ अपने स्रोत पाठ से बेहतर या खराब है। ये पहला बिंदु। दूसरा, मीनिंग इन अ टेक्स्ट इज बोथ ओपन एंड अंडर डिटरमाइंड। किसी भी पाठ में अर्थ दोनों खुला और अल्प निर्धारित होता है, उसका कहना है, टिमोथको का कहना है। तीसरा बिंदु, a text makes contradictory demands that cannot be simultaneously satisfied। पाठ विरोधाभासी मांगे करता है जिन्हें एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जटिल विषय वस्तु और सरल संरचना। चौथा बिंदु, the information load associated with and implied by a source text is excessive and over-determined। स्रोत पाठ से संबंध और निहित सूचना भार अत्यधिक और अति निर्धारित है, टिमोथको का कहना है। और इसलिए अनुवाद एक लक्ष्य अलंकारिक प्रक्रिया है। उसने मेटोनिमी शब्द का इस्तेमाल किया, शायद आप लोग इसको जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है। और अनुवादक विकल्प चुनते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपने अनुवादों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं जिनके वैचारिक निहितार्थ होते हैं। इस पर मैं बात नहीं करूंगी, पर मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करना चाहूँगी। अच्छा, मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक गलीसिया की कथाओं में से और एक मारिया पूरी के अनुवाद में से, ओल्गा टोकारचुक के कमरे और अन्य कहानियों के संग्रह में से। ये गलीसिया की कथाओं का हिंदी अनुवाद है आपके सामने। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस किताब के कितने सारे अनुवाद हुए अलग अलग भाषाओं में। यहाँ 11 है और हो सकता है 2014 के बाद कुछ नई भाषाओं में और अनुवाद आए, जैसे चेक, जर्मन, इंग्लिश, हंगारियन, फ्रेंच, डच, स्लोवाकियन, स्पेनिश, बुल्गारियन, यूक्रेनियन और हिंदी। अच्छा, इस किताब पर, इस उपन्यास पर एक फिल्म भी आधारित हुई जो आपके सामने है। इसका टाइटल है स्ट्रॉबेरी वाइन। अच्छा, जो गलीसिया की कथाओं की कहानी है वो पोलैंड के इस सरहद में हो रही है। ये पोलैंड है, पोलैंड का आकार। हम दक्षिण में हैं और यहाँ स्लोवाकिया जो दूसरा देश है यहाँ पर है, इसके एकदम बाजू में। ये जो इलाका है वो एक सीमा क्षेत्र है, बिल्कुल अविकसित, जो हाशिए पर, पूरे देश के हाशिए पर है, और यह वहाँ के लोग भी हाशिए के लोग हैं। अच्छा, जब हमने साथ इसका अनुवाद किया तो मारिया का एक प्रस्ताव था प्रकाशकों के सामने कि हम इसका शीर्षक हिंदी में आंचलिक कथाएं क्यों ना रखें, क्योंकि हमें लगा, मैं मारिया से सहमत थी, मुझे लगा कि ये ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि हमें लगा कि ये जो इसी उपन्यास की कथाएं हैं वो एकदम आंचलिक कथाएं हैं और इसमें से हिंदी पाठक के सामने वो पूरे साहित्य का जो परंपरा है उसके सामने आ जाएगा। लेकिन प्रकाशक का बिल्कुल अलग आइडिया था, क्योंकि उसको लगा कि अगर हम ये नाम रखेंगे तो ये विदेशी नहीं लगेगा। मार्केटिंग पर्पसेस के लिए उनको ऐसा नाम, ऐसा शीर्षक चाहिए था जो थोड़ा अन्य लगे। अच्छा, इस उपन्यास में जो अलग अलग पात्रों की कहानियां हैं सब इससे जुड़ी हुई है। ये आप सब लोगों को पता है कि 1989 के बाद पोलैंड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले हमारे यहाँ कम्युनिस्ट रेजिम था जो 1989 में बदल गया, हम डेमोक्रेसी बन गए और इसके कारण जो इस तरह के इलाके थे जो अविकसित थे और ज़्यादा अविकसित हो गए, क्योंकि वहाँ केंद्र से ये जो बदलाव
आ रहा था केंद्र में, वो वहाँ बहुत देर पहुँच रहा था, अभी तक नहीं पहुँचा। कुछ ऐसे इलाके भी है। और ये जो जिसकी कहानी गलीसिया की कथाओं में है, जिस क्षेत्र की कहानी गलीसिया की कथाओं में है, वो बहुत खास क्षेत्र है जो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक है। आपको एक बात जानना है और समझना है पोलैंड के बारे में। हम सब मोटे तौर पर हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, पोलिश। हम सब का धर्म कैथोलिसिज्म है, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, बहुत ही होमोजेनियस है। इसलिए वो इलाका खास है क्योंकि वहाँ ये सरहद का इलाका है ना, उस तरफ दूसरे देश के लोग रहते हैं। तो इसमें ऐसे लोग हैं जो कई भाषाएं जानते हैं, जो कई भाषाएं बोलते हैं, जिनका धर्म अलग है, मेजॉरिटी से अलग। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको नहीं मालूम होगा, पर जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ऑर्थोडॉक्स चर्च का तस्वीर है और ये कैथोलिक चर्च का तस्वीर है। क्योंकि हमारे लिए ये सब it's a parcel of our knowledge, no? जब हम बड़े हुए हैं, हम इसी में पले पोसे वगैरह वगैरह, इसलिए हम ये सब समझते हैं। आप लोगों के लिए ये जानना पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब ये उपन्यास में ये सब इस तरह की बातें आती हैं, तो हिंदी पाठक के सामने ये सब प्रस्तुत करना इस तरीके से कि आपकी समझ में आए, वो हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। यहाँ आपको पता नहीं, आप रूसी लिपि जानते हैं, मतलब पहचानते हैं, देख हाँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक साइन है, यहाँ गांव का नाम है, ऊपर अंग्रेजी वाली लिपि में लिखा और नीचे रूसी वाली लिपि में लिखा, क्योंकि उस इलाके में जो लोग रहते हैं दोनों भाषाएं जानते हैं, ठीक है। और अब के लिए तो यह आम बात है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में 4 अलग अलग भाषाओं में साइंस होते हैं, पर हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खास तो मतलब ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है कि एक ही लिपि में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब कुएं और खाई की बात करना चाहूँगी। जो हमारे लिए मुश्किल था, ये इस तरह के व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पोलिश पाठक के लिए बहुत ही आम है, जैसे पहाड़, शहर, गांव वगैरह के नाम। आपको पता है इसका एक उपाय है जो कुछ अनुवादक इस्तेमाल करते हैं, ये है कि आप इसी नाम चरगोवा या दुखला, चरगोवा पहाड़ का नाम है, दुखला शहर या गांव का नाम है। इसका एक उपाय है कि आप इसके सामने या इसके कहीं साथ ये शब्द लगाएं कि पहाड़ चरगोवा, ठीक है, या दुखला गांव में वगैरह वगैरह, ताकि आप लोगों को, हिंदी पाठकों में समझ में आए कि हम किस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरा बिंदु ये है ब्रांड के नाम। जैसे ये जो 2 शब्द है, सिरेनका और माविफ्यात, ये है गाड़ियाँ जो हमारे, जैसे यहाँ अम्बासडर होता था, वैसे हमारे यहाँ वो सिरेनका होती थी। मुझे नहीं लगता है कि ना ये फिर भी लोगों को मालूम होगा कि ये गाड़ी कैसे दिखती थी, पर मतलब यही उपाय का इस्तेमाल करते, इसके सामने लगाना है गाड़ी या कुछ ऐसा डालना, ताकि दूसरों की समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लघु रूप, यहाँ अक्सर, क्योंकि हम 1989 की बात कर रहे हैं, यहाँ अक्सर यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पोलैंड की बात हो रही है, हाँ। तो इसमें वो इस वाले रूप में आता है, लघु रूप में, PZPR। जैसे आप सब लोगों को मालूम है CCP का क्या मतलब होता है, वैसे हमारे यहाँ को सब लोगों को मालूम होगा कि PZPR का क्या मतलब होता है, ठीक है। और एक और खासियत है पोलिश भाषा की, हम जब किसी से बात करते हैं, जैसे मैं, क्योंकि हमारी दोस्ती है, जब मैं मारिया से बात करती हूँ तो मैं उसको आपके सामने तो मैं मारिया शब्द मतलब नाम का इस्तेमाल करूँगी, पर जब हम घर पर हैं मैं उसको मरीशा बुलाऊँगी, जो इसका छोटा सा फॉर्म है। और इसमें हमारा वो प्यार संबंध सब कुछ जुड़ा हुआ है।
तो इस उपन्यास में जो पात्र है इनके नाम कभी वो बाहर वाले नाम रखे हुए हैं और कभी वो घर वाले नाम, इसलिए हिंदी पाठक को मालूम नहीं होता है कि हम दो अलग अलग पात्रों की बात कर रहे हैं या एक पात्र की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने एक ये उदाहरण दिया, मिएट्रेस्वाफ वो बाहर का नाम है और मिएटेक इसी पात्र का नाम है जो घर पर बुलाते हैं। तो इसलिए अनुवादक को ये फैसला करना है कि हम किस नाम का इस्तेमाल करें। और हमने, आपको क्या लगता है हमने कौन सा चूज किया? घर वाला। सही, किसने बताया? क्यों? क्योंकि उसमें आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करता, तो शायद हाँ, इसलिए, और ये इसलिए भी कि ये थोड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो बाहर का बहुत बड़ा है ना, तो हमें लगा कि हिंदी वालों के लिए थोड़ा आसान होगा, ये बोलना भी आसान होगा। ठीक है। अच्छा, क्या आपको मालूम है ये क्या है? कन्फ्यूजन करने के लिए चर्च में। वाह, सही बात। चर्चेस में ऐसा, अच्छा, यहाँ अंदर एक प्रीस्ट बैठा है और यहाँ जिसको कोई भी पाप बताना है प्रीस्ट को, वो यहाँ आ जाता है नील करके, उसको बताता है कि क्या हुआ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्फेसियोनल, जो अंग्रेजी शब्द है वो मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। एक और बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हमारी भाषा में और हमारे साहित्य में ईसाई धर्म से बहुत सारे जुड़े हुए शब्द आ जाते हैं जो हिंदी वालों को नहीं, मतलब हिंदी वाले इनके बारे में नहीं जानते हैं, ना कॉन्सेप्ट समझते हैं ना शब्द जानते हैं। ये हर अनुवादक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस उपन्यास में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, न केवल रोमन कैथोलिक चर्च की बातें चल रही है, बल्कि पूर्वी रूढ़िवादी शब्द मुझे नहीं पसंद है, ऑर्थोडॉक्स चर्च की बातें चल रही है। इसलिए हमें पोलिश में पता चलता है कि किसकी बात चल रही है, पर हम हिंदी पाठक को कैसे समझाएं कि हम किस चर्च की बात कर रहे हैं। अच्छा, शब्दावली, जैसे मैंने आपको बताया, ईसाई धर्म से संबंधित शब्द, पर न केवल शब्द, ईसाई धार्मिक प्रथाएं, क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ प्रथाएं होती हैं, हमारे भी कुछ कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जिससे जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से देखते हैं ना, हम बचपन में इसी में शामिल है, इसी कल्चर में शामिल है। तो ये सब समझाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और चर्च फर्निशिंग, जैसे कन्फेशनल वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं। अच्छा, शैली, अब हम खाई की बात करेंगे। जैसे हर साहित्यिक रचना में होता है अनेक अलंकार, उपमा, रूपक, व्यंग्य आदि, दृश्यात्मक और वर्णात्मक भाषा। मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने रखूंगी अभी 2 मिनट में। इंटरटेक्सचुअलिटी, जैसे हिंदी साहित्य में होता है, वैसे हमारे साहित्य में भी कोई भी रचना दूसरी रचनाओं की बात करती है, दूसरी रचनाओं से जुड़ी होती है किसी न किसी तरह। और ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम इसी संस्कृति के हैं, इसी संस्कृति से आते हैं। और आज अनुवादक के रूप में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पाठक को भी थोड़ा, मतलब ये वाली चीज़ समझ में आए, थोड़ा रस आ जाए, है ना। संवाद, जब संवाद आते हैं उपन्यास में, तो पात्रों की व्यक्तिगत शैलियाँ अलग अलग होती हैं। ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है अनुवादक के लिए कि हम ऐसे अनुवाद करने की कोशिश करें कि हिंदी में भी ये फ़र्क आ जाए, समझ में आ जाए कि लोग अलग अलग इलाकों के हैं, अलग अलग गांवों के हैं, अलग अलग पढ़ाई के स्तर के हैं, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, प्रोफेसर तबाकोव्स्का, शायद मारिया इनकी बात आगे करेंगी, मैं बस एक फ्रेज का इस्तेमाल करना चाहूँगी आगे। उसका कहना है कि अनुवादक, प्रोफेसर तबाकोव्स्का बहुत बड़ी विदूषिका है, उन्होंने अनुवाद भी किया, उन्होंने सैद्धांतिक विषयों पर भी बहुत शोध कार्य किया। तो उनका कहना है कि मूल भाषा और लक्ष्य भाषा, इससे आप जानते हैं ना इन दो।
तो मूल भाषा और लक्ष्य भाषा की संस्कृति का विश्वकोशी ज्ञान जो बहुत ज़रूरी है हर अनुवादक के लिए। हमें अपनी संस्कृति भी जानना है, अपनी भाषा भी जानना है, और ये जो हमारी लक्ष्य भाषा है इसकी संस्कृति भी जानना और पहचानना है। मतलब इतना कि हम ये सब अपने अनुवाद में कर पाए, दूसरे को समझा पाए। अच्छा, अब मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक गलीसिया की कथाओं में से है लाल बालों वाला सर्जन। हाँ जी, आपके अगर आप ये पढ़ेंगे शीर्षक तो आपके दिमाग में शायद दूसरा बिंब आएगा, पर हमारे दिमाग में ये बिंब आ जाता है क्योंकि हमारे पुलिस वाले ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपके सामने पहले पोलिश में, अगर आपकी अनुमति हो, मैं पहले पोलिश में सुनाना चाहूँगी, और इसके नीचे आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी अनुवाद है, और मैं आपको हिंदी वाला हिस्सा दिखाऊंगी अभी 1 minut में. O tej porze powinien wyjść w czapce z jedną ręką w kieszeni spodni, z bronią i cienistą, skromną uliczką wydostać się na słoneczny cyferblat rynku, gdzie kościół wyznacza południe, knajpa godzinę 6, o 3 jest sklep, a o 9 odjeżdża autobus. Łaziki i obywatele tkwią albo myszkują niczym ruchliwe sekundy. आप अंग्रेजी वाला पढ़ पाए? मैं पढ़ूँ या हो गया? ठीक है. अच्छा, तो पहली बात यह है कि आपको समझना है कि हमारे शहरों में हमेशा एक ऐसी जगह होती है जो शहर का केंद्र होता है, खासतौर पर पुराने शहरों का. और ये एक ऐसा चौक है, ऐसे ही दिखता है. मैंने गूगल मैप से लिया पिक्चर ताकि आपको समझ में आए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. ये है एक बहुत बड़ा चौक और इसके चारों तरफ इमारतें हैं, कुछ में दुकानें हैं, कुछ में पुलिस थाना वगैरह वगैरह. जो शहर, ये छोटा सा शहर है, आपको दिखता है ना, कस्बा जैसा लगता है. हमारे लिए शहर है, भारत के लिए तो कस्बा ही होगा. खैर, तो जो आंद्रे स्टाशुक ने बिंब बनाया इस पैरा में, ये ऐसा है कि ये जो चौक दिख रहा है आपको, वो घड़ी जैसा है ना. और उस घड़ी के अलग अलग समय, घड़ी तो हमेशा अलग अलग समय बताता है, पर इसमें फिक्स्ड होता है ना कि 12 बजे ऊपर है, 6 बजे नीचे है, 3 बजे उस तरफ, 9 बजे हाँ जी, हाँ. तो उसका ये कहना है ना, ये चौक है, 12 बजे पर गिरजाघर है, यानी उस तरफ, यहाँ शराब घर है जहाँ 6 बजे है, यहाँ दुकान 3 बजे पर, और यहाँ बस स्टॉप. और अब हम हिंदी वाला देखेंगे. इस समय उसको टोपी पहनकर, पैंट के जेब में एक हाथ डालकर, बगल में पिस्तौल लगाए हुए बाहर निकलना चाहिए था और छायादार मामूली गाड़ी से चलकर सूरज की रोशनी से भरी धूप घड़ी जैसे चौक में पहुंचना चाहिए था, जहां गिरजाघर 12 बजे का वक्त बताता है, शराब घर 6 बजे का, 3 बजे की जगह में होती है दुकान, और 9 बजे बस छूटती है क्योंकि वहाँ बस स्टॉप है. ये अब देखिए पान है ना कि बस वहाँ से छूटती है और इसी समय छूटती है. आवारा लोग और नागरिक जनता या तो एक जगह पर टिके होते थे या घूमते फिरते रहते हैं, सेकंड की सुई की तरह. जैसे सेकंड की सुई ना चलती है बहुत तेज से, वैसे. अच्छा, दूसरा उदाहरण जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी इस किताब से है, मारिया के अनुवाद में से. पहले पोलिश वाला है, अंग्रेजी वाला आप खुद पढ़ रही है और बाद में हम साथ हिंदी वाला पढ़ेंगे. Polish. Mól. Tak powinna wyglądać królowa wszystkich pokojówek, prezydentowa 8 pięter, szafarka setek prześcieradeł i poszewek, szambelanowa dywanów i wind, koniuszy, szczotek i odkurzaczy.
ठीक है। अभी मुझे ये मेरा पसंदीदा वाक्य है इस कहानी में से, और मुझे लगता है कि मारिया ने बहुत खूब इसका अनुवाद किया हिंदी में। आप ज़रा सुनिएगा। देखने में लगती है सब सफाई करने वालियों की रानी, 8 मंजिलों की मालकिन, सैकड़ों चादरों और गिलाफों की भंडारिन, कालीनों और लिफ्टों की वजीरन, झाड़ू और वैक्यूम क्लीनर की चौधरानी। देखिए, साथ साथ पोलिश, इंग्लिश और हिंदी, है ना? नहीं है बस। है बहुत खूब। और अगर आप ये 3 शब्द देखेंगे जो पोलिश मूल में हैं, वे बहुत पुराने ज़माने के शब्द हैं। हम खुद नहीं पहचानते, मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं, पहचानते हैं कि ये पुराने ज़माने के जो बड़े दरबार थे या बड़े बड़े मतलब जो बहुत अमीर लोग थे ना, इन लोगों के पास इस तरह के सैकड़ों लोग थे जो इस तरह के काम, छोटे मोटे काम करते थे। हाँ, तो पर उसको हम डायनामिक इक्विवेलेंस कहते हैं ना। ये एकदम इक्विवेलेंस नहीं है, डायनामिक इक्विवेलेंस बन जाता है, क्योंकि इसमें से बात बनती है पर मतलब शब्द अलग है। अच्छा, मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ ये आपसे ये बताकर कि हमें पता है कि आगे कुआं पीछे खाई है, पर फिर भी हम उड़ने की कोशिश करते हैं। और मुझे आशा है कि आप बहुत सारे अनुवाद करेंगे और कि आपके बहुत सारे अनुवाद बहुत सफल होंगे। अच्छा, धन्यवाद।